नमस्ते बच्चों। मैं विकास ढूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। अपन ने कास्ट प्रदेश के विषय में पढ़ा, जिसमें अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में अपन ने पढ़ा था। उसमें से कुछ आगे बढ़ते हुए कास्ट प्रदेश की घाटियों के विषय में आज हम पढ़ेंगे और निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कास्ट प्रदेश की घाटियाँ क्षैतिज स्तर पर या कुछ झुके हुए स्तर वाले चूने के क्षेत्र में ऊपरी सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के रंध्र या छिद्र वाले स्थल खंड को कास्ट मैदान कहा जाता है। इस कास्ट मैदान पर धरातली अफवाह द्वारा तरह तरह की गौण घाटियां तथा स्थल रूपों का विकास होता है, परंतु इन सभी घाटियों का संबंध घोल रंध्र या विलयन छिद्र से अवश्य होता है। इसमें से निम्न स्थल रूप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है धस्ती निवेशिकाएं। कास्ट मैदान की ऊपरी सतह पर इतने अधिक घोल छिद्र या रंध्र हो जाते हैं कि समूची सतह एक छलनी के समान दिखती है। इसके घोल छिद्र कीप का कार्य करते हैं। जब छिद्रों या विदरों, विदर यानी छिद्र ही होता है, से होकर नदी का जल नीचे चला जाता है तो उससे धस्ती निवेशिका कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर जल नीचे प्रविष्ट होता है उसे सिंक कहते हैं। नदी का जल प्राय विलयन छिद्र से ही अदृश्य होता है तथा यह सिंक बिंदु दिखाई पड़ता है, परंतु कुछ सरिताओं का जल उनकी तली में स्थित कांप से होकर अदृश्य हो जाता है, जिनसे सिंक दिखाई नहीं पड़ता। छोटी नदियों का जल एक ही विलयन छिद्र द्वारा अदृश्य हो सकता है, जबकि लंबी नदियों का जल कई विलयन छिद्रों से होकर नीचे प्रविष्ट होता है। दूसरा है अंधी घाटी। जिस स्थान या सिंक नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है, उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग नदी अपने प्रवाह मार्ग के लिए इसलिए नहीं करती कि इसका जल सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। अतः ऊपरी शुष्क भाग को शुष्क नदी तल कहते हैं। बाढ़ के समय जब जल अधिक हो जाता है तथा जब विलयन छिद्र समस्त जल को सतह के नीचे पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाता, तो इस शुष्क तल पर अल्पकालीन प्रवाह होने लगता है, अन्यथा यह शुष्क ही रहता है। जब नदी का एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपरी अर्थात सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचा कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। तीसरा है कास्ट घाटी या घोल घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती हैं। इन घाटियों को घोल घाटी या कास्ट घाटी कहते हैं। इनका स्वरूप अस्थायी होता है, क्योंकि जैसे ही जल का आयतन कम हो जाता है, शेष जल विलयन रंध्रों द्वारा नीचे चला जाता है। अब है कंदरा या गुफा। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलनशील क्रिया द्वारा तथा अपघर्षण द्वारा होती है। इसका रूप तथा आकार भिन्न भिन्न होता है। छोटे आकार से लेकर बृहदाकार कंदराएं देखने को मिलती हैं। कुछ कंदराएं कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली होती हैं। वास्तव में ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा होता है। यह आवश्यक नहीं कि कंदराओं के अंदर जल प्रवाहित हो। अनेक शुष्क कंदराओं के उदाहरण मिलते हैं।
कंदराओं का निर्माण लाइमस्टोन के अलावा अन्य चट्टानों में भी होता है। उदाहरण के लिए ऊपरी सतह के नीचे लावा कंदरा, तट के पास सागरी लहर द्वारा उत्पन्न कंदरा, बालू का पत्थर की चट्टानों में अपक्षय द्वारा संधियों से विस्तार से निर्मित कंदराएं। परंतु यहाँ पर कंदरा का तात्पर्य एकमात्र कास्ट प्रदेश में चूने की चट्टान के क्षेत्रों में निर्मित कंदरा से ही है। अत्यधिक विस्तृत कंदराएं शुद्ध एवं मोटी परतों वाली चूने की चट्टानों वाले क्षेत्रों में निर्मित होती हैं। इस तरह चूने के पत्थर की घुलनशीलता ही कास्ट प्रदेशों में कंदराओं का निर्माण का मुख्य कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्लसबाद कंदरा तथा मेमत कंदरा अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, गुप्तधाम कंदरा 1.5 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुटुम्बसर, चित्रकूट, सतना जिले के गुप्त गोदावरी आदि में कंदराएं मिलती हैं। कास्ट प्रदेशों की कंदराओं का निर्माण सबसे अधिक विवादग्रस्त है। यही कारण है कि इस समस्या को लेकर परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन किया गया है। कंदरा के निर्माण के विषय में गुलन क्रिया तथा अपघर्षण क्रिया तथा भौम जल को आधार मानकर कई मतों का प्रचलन किया गया है। इन सिद्धांतों में प्रमुख है अपघर्षण सिद्धांत मेटल महोदय, डेविस का द्विचक्र सिद्धांत, स्विनटन का भौम जल स्तर सिद्धांत, गार्डनर का स्थैतिक जल मंडल सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल का निर्माण भी एक विवादग्रस्त समस्या है, परंतु स्थानाभाव के कारण इससे संबंधित सिद्धांत जो हैं बहुत सारे प्रचलित हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक पुलों का निर्माण दो रूपों में होता है। कंदरा छत ध्वस्त हो जाने पर उसका कुछ अवशिष्ट भाग एक पुल के रूप में बचा रहता है। नंबर 2, लाइमस्टोन क्षेत्र में जब नदी विलयन छिद्र से होकर लुप्त हो जाती है तो वह नीचे जाके अपघर्षण एवं घुलनशील क्रिया द्वारा कंदरा का निर्माण करती हुई पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। इस कंदरा की छत नीचे धंस जाती है तो उसकी छत का शेष भाग जो कंदरा को के दो पार्श्वों को जोड़ता है प्राकृतिक पुल कहा जाता है। प्राकृतिक पुल के विषय में वेलकाट महोदय का सिद्धांत, वुडवर्ड महोदय का भूमिगत जल सरिता अपहरण सिद्धांत तथा मेलाट एवं श्राक का भूमिगत सरिता क्षालन सिद्धांत अधिक प्रचलित है। प्राकृतिक सुरंग तथा प्राकृतिक पुल में सामान्य अंतर यह है कि नदी का मार्ग जब भूमिगत हो जाता है तो प्राकृतिक सुरंग का निर्माण होता है। इस सुरंग का प्रयोग प्राय रेलों में किया जाता है। जब भूमिगत सुरंग इतनी छोटी हो जाती है कि वह कंदरा के दोनों पार्श्वों को मात्र जोड़ती है तो उसे प्राकृतिक पुल कहते हैं। सड़कों के लिए प्राकृतिक पुल परिवहन पुल का कार्य करते हैं। अब है निक्षेपात्मक स्थल रूप। चूना पत्थर में निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। इसमें सर्वप्रमुख घटक कैसलाइट होता है। पट्टीदार कालकेरियस निक्षेप को ट्रेवट्राइन कहते हैं। कंदरा के मुख्य द्वार पर निक्षेपित ट्रेवट्राइन के कोमल निक्षेप को
टूफा या काल्ग टूफा कहते हैं। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं। कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट तथा कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहते हैं। कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन को ड्रैप्स या कर्टेन स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलिसाइट तथा हेलेग्माइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं। फर्श पर रिसते जल तथा स्टेलेग्माइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को फ्लोस्टोन कहते हैं। अब बात करेंगे अपन स्टेलेक्टाइट। भूमिगत कंदराओं में जब या तो समस्त जल तिरोहित हो जाता है या भौम जल स्तर के नीचे हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है तो कंदरा की ऊपरी छत से जल रिसकर नीचे टपकने लगता है। यह जल अपने साथ गुलन क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थों को भी समाविष्ट किए रहता है, परंतु जब अधिक दाब के कारण वाष्पीकरण के फलस्वरूप जल सूखने लगता है या उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो जल की घुलन शक्ति तथा पदार्थों को धारण करने की शक्ति घट जाती है। परिणाम स्वरूप कंदरा की छत के निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेप होने लगता है। यह निक्षेप लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होता है जो कि कंदरा की फर्श की ओर बढ़ने लगता है। इन लटकते हुए स्तंभों को स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। चूंकि ये स्तंभ ऊपर से नीचे की ओर लटकते हैं अतः इनको आकाशीय स्तंभ की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह स्तंभ कंदराओं की छत के पास मोटे तथा चौड़े किंतु नीचे की ओर पतले होते जाते हैं। इन्हें अवशेल भी कहते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से रिसने वाले जल की मात्रा यदि कुछ अधिक होती है तो वह सीधे टपक कर कंदरा की फर्श पर पहुंच जाती है। इस तरह कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे निक्षेप द्वारा इन स्तंभ की ऊंचाई ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहते हैं। आधार पर ये मोटे तथा विस्तृत होते हैं परंतु ऊपर की ओर पतले तथा नुकीले हो जाते हैं। इनकी ऊंचाई निरंतर ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। अब कंदरा स्तंभ। स्टेलेग्माइट की अपेक्षा स्टेलेक्टाइट अधिक लंबे होते हैं। निरंतर लंबाई में वृद्धि के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़कर कंदरा के फर्श तक पर पहुंच जाते हैं। इस तरह एक ऐसे स्तंभ का निर्माण हो जाता है जो कि कंदरा की छत को उसके फर्श से मिलाता है। इस स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदरा स्तंभ का निर्माण अन्य रूप में भी होता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट निरंतर बढ़ते रहते हैं तथा एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभों का निर्माण अधिक स्वाभाविक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत की कार्लस्वाद कंदरा में हजारों की संख्या में कंदरा स्तंभ मिलते हैं। इन कंदराओं में एक स्टेलेग्माइट का आधार 60 मीटर तथा ऊंचाई 30 मीटर तक है। यदि स्टेलेग्माइट अधिक मोटे होते हैं तो उनकी अपेक्षा स्टेलेक्टाइट अधिक लंबे किंतु पतले होते हैं। कास्ट प्रदेश में अपर्दन चक्र या कास्ट चक्र।
अन्य अपर्दनों के कारकों के समान चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में भूमिगत जल के अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बीदी ने सन 1911 में चूने की चट्टानों वाले भाग में अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। 7 वर्ष बाद स्विजिक ने 1918 में काश प्रदेश में चक्रीय व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत किया। विधि का काश चक्र। विधि ने काश चक्र को अन्य चक्रों के समान 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला है तरुण अवस्था। इसमें डोलाइन तथा विलयन छिद्रों के द्वारा धरातल का जल सतह के नीचे जाकर भूमिगत जल का रूप धारण करता है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। सतह पर विलयन छिद्र, डोलाइन आदि का अधिक संख्या में विस्तार होता है। कुछ गहरी घाटियों को छोड़कर धरातलीय प्रवाह भूमिगत प्रवाह का रूप धारण कर लेती हैं। दस्ती निवेशिकाएं, विलयन छिद्र, अंधी घाटी, डोलाइन आदि का निर्माण हजारों की संख्या में होता है। तीसरा जीर्णावस्था। भूमिगत जलधारा पुनः सतह पर प्रकट हो जाती हैं। काष्ठ खिड़की, प्राकृतिक पुल, काष्ठ सुरंग, हम्स आदि का विकास होता है जो कि चक्र की समाप्ति के परिचायक है। स्विजिक का काष्ठ चक्र। पहला तरुणावस्था। सबसे पहले चूने की चट्टान वाले भाग के ऊपर भूपृष्ठीय अपवाह का विलयन होता है। धीरे धीरे धरातलीय जल रिस कर सतह के नीचे जाकर भूमिगत जल का रूप धारण करने लगता है। घोल छिद्र, विलयन छिद्र, डोलाइन आदि का निर्माण छिटपुट रूप में होता है। लेपिज का निर्माण इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था। तरुणावस्था के समय का पृष्ठीय जल इस अवस्था में भूमिगत जल का रूप धारण कर लेता है। धरातलीय सतह के ऊपर की जलधाराएं सतह के नीचे तिरोहित हो जाती हैं, जिस कारण धस्ती निवेशकों का आविर्भाव होता है। अनेक अंधी घाटियां बन जाती हैं। कंदराओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है। इस अवस्था में काष्ठ स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास होता है। तीसरा अंतिम प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में काष्ठ स्थल रूपों का विनाश प्रारंभ हो जाता है। कंदराओं का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, जिससे काष्ठ खिड़की का निर्माण होता है। काष्ठ खिड़कियों से भूमिगत जलधारा आंशिक रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। काष्ठ खिड़कियां आकार में बढ़कर युवाला का रूप धारण कर लेती हैं। कंदराओं के धंसने तथा युवालाओं के परस्पर मिलने से पोल्जे का निर्माण होता है। समस्त प्रदेश की ऊंचाई कम होने लगती है तथा स्थलखंड संप्राय मैदान के रूप में आने लगता है। चौथा जीर्णावस्था। स्थलखंड अपर्दित होकर अपने आधार तल तक नीचे हो जाता है। सतह पर अंधी घाटियां तथा दस्ती निवेशिकाएं तिरोहित हो जाती हैं। भूमिगत जलधाराएं सतह पर पुनः स्थापित हो जाती है। इस प्रकार आपका काष्ठ प्रदेश की पूरी जो है अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति और निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आपका चैप्टर समाप्त होता है।